हमारे देश में या किसी भी अन्य देश की आर्थिक नींव वहाँ के बैंकों पर निर्भर होती है। वैसे ही हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास का आधार है। 16 और 17 दिसंबर को इन्हीं बैंक के लगभग 9 लाख कर्मचारी सड़क पर उतर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। ऐसा वे लोग क्यों कर रहे हैं, अब तक आप सबको पता चल ही गया होगा। आप सब यही बोलेंगे कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। आप कई सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उन वीडियोस में कई बैंकिंग शब्द ही उपयोग किए गए हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए यानी कि आम जनता के लिए बैंकों का निजीकरण सही होगा या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं कृष्णकांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube न्यूज़ चैनल प्राइम लाइव पे। हुआ यूं कि पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 2 बैंकों का मोनेटाइजेशन करेंगे। उसमें बैंक का नाम उजागर नहीं किया गया। मोनेटाइजेशन की बातें करें तो इसका अर्थ होता है मौद्रीकरण। यूँ कहे तो सरकार अपनी हिस्सेदारी किसी निजी के हाथों में सौंप देगी। तो कुछ समय पहले इसी को लेकर बैंकिंग संगठन सरकार के साथ बातचीत की थी। जब बैंकिंग संगठन ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार राष्ट्रीयकृत यानी सरकारी बैंकों को निजी हाथों में देगी, तो सरकार ने जवाब दिया कि अभी सरकार की वैसी कोई मंशा नहीं है। तो यूनियन के लोगों ने जब सरकार से लिखित में जवाब मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया, जिससे बैंक यूनियन में गुस्सा फूट पड़ा और 16 तथा 17 दिसंबर को बैंक बंद करने का निर्णय लिया और नारेबाजी करने लगे। साथ ही यह भी कहा कि यह हड़ताल सिर्फ सांकेतिक है और आगे भी किसान की तरह यह हड़ताल वृहद पैमाने पर हो सकती है। इन 2 दिनों की हड़ताल में बैंक कर्मचारियों ने अपने 2 दिन की कमाई औसतन 6,000 रुपये कटवाई है। अगर पूरे 1 लाख कर्मचारी की बात करें तो 9 करोड़ रुपए की कमाई कटवाई है। इसके अलावा इस हड़ताल में कई और करोड़ का बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। एटीएम भी खाली पड़ गए थे। साफ साफ लफ्जों में बात करें तो बैंक हड़ताल से हमारे अर्थव्यवस्था पर फर्क तो पड़ा था। अब बात करते हैं कि बैंक के निजीकरण से देशवासियों को लाभ होगा या नहीं। तो इसके लिए थोड़ा हमें बैंक के इतिहास के बारे में जानना होगा। बहुत समय पहले जब कोई बैंक नहीं था तो लोग पैसों का इंतजाम एक साहूकार या कोई बड़े ज़मींदार से लेते थे। साहूकार या ज़मींदार उसे ऊंचे ब्याज पर उन्हें कर्ज के रूप में दे देते थे, लेकिन गरीबी ज़्यादा होने की वजह से कर्जदार उन्हें कर्ज नहीं दे पाते थे। और उनके बाद कर्जदार का क्या होता होगा, इससे आप सब भली भांति परिचित होंगे। फिर समय बीतने के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली का उद्गम हुआ। 1786 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना के साथ हुआ। फिर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की। 1935 में इन्हीं बैंकों को विलय यानी मिला दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नामक एक नया बैंक बना दिया गया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। 1865 में इलाहाबाद में पहली भारतीय स्वामित्व वाली इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। उस समय तक सारे बैंक शहरों तक ही सीमित थे, यानी केवल शहरी लोग को इसका लाभ मिल पाता था। स्वतंत्रता के समय संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र निजी स्वामित्व में या देश की ग्रामीण आबादी को अपनी आवश्यकताओं के लिए छोटे उधारदाताओं पर निर्भर होना पड़ता था। यही सब मुद्दों को हल करने के लिए और अर्थव्यवस्था को बेहतर विकास करने के लिए भारत सरकार ने 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली बेहद विकसित हुई, लेकिन समाज के ग्रामीण, कमजोर का और कृषि को अभी अधिक लाभ नहीं पहुंच पा रही थी। फिर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे प्राथमिक क्षेत्र को और अधिक लाभ मिला। 1 अप्रैल 2020 से सरकारी बैंकों का बड़ा मर्जर प्लान लागू हो गया।
इसके तहत कई बैंकों को एक बड़े बैंक में मिला दिया गया, जिससे भी लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब हम समझते हैं कि इस बैंक की इतिहास जानने के बाद आप खुद तय कर पाएंगे कि बैंकों के निजीकरण से लाभ होगा या हानि। आज के लिए इतना ही, और अपडेट के लिए बने रहें। धन्यवाद।